एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका भक्ति इस ट्यूटोरियल के अंदर। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस पार्ट 2 स्टैंडर्ड 10। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का साइंस सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, सो हम इसके अंदर सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। So let's start. Heredity and evolution. Okay, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं. Can you recall which component of the cellular nucleus of the living organism carry hereditary characters? So the answer is DNA. What do we call to the process of transfer of physical and mental characters from parents to progeny? It's heredity. विच आर द कंपोनेंट द DNA मॉलिक्यूल। अब आपको पता होना चाहिए कि DNA मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, नाउ हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ नाम्स है जो आपको याद रखने हैं, वो MCQs के अंदर आपको पूछ सकते हैं। सो हेरिडिटी और हेरिडिटरी चेंजेस के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है। यू नो दैट हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर वाया जीन्स। सो ये नोट कर लीजिए, व्हाट इज़ हेरिडिटी। आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर वाया जीन्स। व्हाट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर वाया जीन्स। ओके, एक जनरेशन के अंदर से दूसरे जनरेशन के अंदर जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं जीन्स के ज़रिए, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। ओके, ग्रेगर जॉहन मेंडल इज़ द पियोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मॉडर्न जेनेटिक्स के पियोनियर कौन थे। सो द आंसर इज़ ग्रेगर जॉन मेंडल। Okay, it took a long time to understand the conclusion of the research about heredity. In 1901, the reason behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Vries. अब ये ईयर भी आपको अगर पूछ सकते हैं, आपको ईयर भी याद रखना होगा। 1901 के अंदर जो रीज़न था सडन चेंजेस के वजह से जो होते, मतलब जो सडन चेंजेस के जो रीज़न था वो हमें म्यूटेशनल जो थ्योरी थी जो ह्यूगो दे व्राइस ने दी थी, उसके वजह से हमें अंडरस्टैंड हुआ था। ओके, मीनवाइल इन 1902 वॉल्टर सटन ऑब्जर्व द पेयर क्रोमोसोम इन द सेल्स ऑफ ग्रासहॉपर। तब तक 1902 के अंदर वॉल्टर एंड सटन, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पेयर क्रोमोसोम ऑब्जर्व किए ग्रासहॉपर के बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये भी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको जो बोलती रहूँ वो आप प्लीज़ इंपॉर्टेंट कर लेना। ओके, और इससे पहले, मतलब वॉल्टर एंड सटन से पहले ये किसी को पता नहीं था कि ग्रासहॉपर के बैक्टीरियल सेल के अंदर भी पेयर क्रोमोसोम रहते करके। ओके, research started in the direction of finding the nature of genetical material when it was proved that genes are carried via chromosome. जीन्स किसके वाया कैरिड होते हैं? क्रोमोसोम के वाया। थ्रू विच 1944 के अंदर जो 3 साइंटिस्ट थे, उनका नाम है ऑसवाल्ड एवरी, मैकलिन एमसी-कार्थी एंड कोलिन मैकलियोड, प्रूव दैट, उन्होंने क्या प्रूव किया कि वायरस को छोड़ के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास जेनेटिक मटेरियल के तौर पे DNA जो है वो रहता है। ओके, हम DNA के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। ओके, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस। अब पूछ सकते हैं कि साइंस ऑफ हेरिडिटी किसके लिए यूज़फुल है। जो साइंस है हेरिडिटी का वो यूज़फुल है डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए, प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स के लिए, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे का जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ RNA द जीन्स, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन एंड आफ्टर दैट ट्रांसलोकेशन। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको ये पॉइंट क्लियरली समझाने के लिए, सो बने रहिएगा। विद द हेल्प ऑफ RNA the genes present in the form of DNA participate in the function of the cell and thereby control the structure and functioning of the body. RNA के हेल्प से जो DNA प्रेजेंट रहता है
एक सेकेंड मैं आपको पहले पढ़ लेती हूँ, फिर आपको मैं क्लियरली समझाऊँगी. With the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of the cell and thereby control the structure and functioning of the body. जो RNA है उनकी हेल्प से जो जीन्स प्रेजेंट है DNA के अंदर वो पार्टिसिपेट होते फंक्शनिंग ऑफ द सेल, और मतलब फंक्शनिंग सेल के फंक्शनिंग के अंदर वो पार्टिसिपेट होते और क्या कंट्रोल करते, अपने बॉडी का स्ट्रक्चर और अपने बॉडी की फंक्शनिंग. ओके. इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर इन द DNA. सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की तो डेफिनेशन नहीं है, बट यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सेंट्रल डोग्मा. सो सेंट्रल डोग्मा क्या है वो अच्छे से सुनिएगा. Information about protein synthesis is stored in the DNA and synthesis of appropriate protein is necessary as per requirement is necessary for the body. These proteins are synthesized by the DNA through the RNA and this is called as central dogma. Okay, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है. इन्फॉर्मेशन जो भी रहती प्रोटीन सिंथेसिस की वो किस में स्टोर रहती, DNA के अंदर. और एप्रोप्रिएट प्रोटीन के सिंथेसिस होना रिक्वायरमेंट के अपने रिक्वायरमेंट के जितनी वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है बॉडी के लिए. सो ये जो प्रोटीन है ये DNA सिंथेसिस करते RNA के हेल्प से, और इसी को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा. ओके. अब यहाँ से जो है वो है ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन. सो ये भी नोट डाउन कर लेना. mRNA जो है वो प्रोड्यूस होता एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द DNA. ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA is used in the process. The sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. Besides, there is uracil in RNA instead of thymine of DNA. This process of synthesis RNA synthesis is called as transcription. So इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा. mRNA जो है वो प्रोड्यूस होता किसके सीक्वेंस के मुताबिक, DNA के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनके सीक्वेंस के मुताबिक mRNA प्रोड्यूस होता है. और इसके लिए DNA के पास जो 2 स्ट्रैंड रहते हैं उसमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड यूज़ होता है. और ये जो सीक्वेंस है जो mRNA जो बनता है न्यू, उसके ऊपर की जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस रहती है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगी DNA के न्यूक्लियोटाइड्स के. ओके. और जैसे कि DNA के अंदर क्या रहता है, एडेनाइन, थाइमाइन, इसके लिए सिर्फ एक ही स्ट्रैंड यूज़ होता है DNA का. mRNA प्रोड्यूस करने के लिए DNA का सिर्फ एक स्ट्रैंड यूज़ होता है. एंड जो DNA की जो यहाँ पे DNA के अंदर जैसे अगर थाइमाइन है तो उसके जगह पे जो mRNA प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर यूरासिल आएगा, थाइमाइन की जगह पे यूरासिल. और ये जो प्रोसेस है जिससे RNA सिंथेसिस होता है, मतलब RNA के प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसे ही हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. इन शॉर्ट, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ mRNA थ्रू द DNA स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. ओके. सो जो mRNA है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर. अब mRNA न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होके वो साइटोप्लाज्म में आता है. एंड साइटोप्लाज्म में आते वक्त वो एक कोडेड मैसेज के साथ में आता है. वो कोडेड मैसेज वो DNA के पास से लाता है. ओके. सो वो जो मैसेज है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स के बारे में कुछ कोड्स लिखे होते हैं. अगर वो कोड सपोज़ कहीं पे कुछ उस कोड का एक भी अगर कुछ रॉन्ग हो जाए तो अमाइनो एसिड के जगह पे और कोई दूसरा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जो कि अपने बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है. ओके. द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स एंड इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन. यहाँ की जो डेफिनेशन है नोट कर लीजिए, ये ट्रिपलेट कोडॉन की. व्हाट इज ट्रिपलेट कोडॉन? दैट द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन. हर एक अमाइनो एसिड के लिए कुछ कोड होता है और वो जो कोड है वो 3 ट्रिपलेट मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है और उसे हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन. ओके. यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना. एक साइंटिस्ट है इंडियन ओरिजिन के. उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इन द डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन. और उन्होंने ट्रिपलेट कोडॉन 20 अमाइनो एसिड के लिए उन्होंने डिस्कवर किए थे.
उनके इस वर्क के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया था 1968 के अंदर, साथ में 2 साइंटिस्ट के साथ. ओके. Each mRNA is made up of thousands of triplet codon. As per the message on mRNA, amino acids are supplied by the tRNA. For this purpose, tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon and mRNA, and this is called as translation. यहाँ पे एक नई डेफिनेशन है, वो है ट्रांसलेशन की. मैं नोट डाउन कर लेती हूँ. ओके. Each mRNA is made up of thousands of triplet codon. mRNA जो है वो thousands of triplet codon से बना हुआ होता है, मतलब उसके अंदर 1 नहीं 2 नहीं 1000 रहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन्स. ओके. और एज पर द मैसेज ऑन mRNA क्या करता है? mRNA मीन्स मैसेंजर RNA. सो ये क्या करेगा? सिर्फ मैसेज देगा. ओके. तो इसके मैसेज के ऊपर अमीनो एसिड कौन सप्लाई करता है? tRNA. वो क्यों? क्योंकि tRNA क्या है? ट्रांसफ़र RNA. अमीनो एसिड ट्रांसफ़र RNA दैट इज़ tRNA सप्लाई करता है. ओके. फॉर दिस पर्पज़ tRNA हैज़ एंटीकोडन. बट इसके लिए tRNA के पास, मतलब ट्रांसफ़र RNA के पास में एक एंटीकोडन होना चाहिए. ओके. जिसके ऊपर की जो सीक्वेंस रहेंगी न्यूक्लियोटाइड्स की, वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगी, मतलब अपोजिट रहेंगी mRNA के ऊपर के कोडॉन के. ओके. और इसी को कहते हैं ट्रांसलेशन. गॉट इट? ओके. आगे द अमीनो एसिड ब्रॉट इन. अब यहीं से चालू होती है ट्रांसलोकेशन की. सो द अमीनो एसिड ब्रॉट इन बाय द tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ RNA. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द mRNA टू द अनदर by the distance of one triplet codon. This is called as translocation. Okay. The amino acid brought in by the tRNA are bonded together by peptide bond. अब आपको पूछ सकते हैं कि जो अमीनो एसिड tRNA ब्रॉड करता है, मतलब लाता है, उसे कौन से बॉन्ड से, मतलब उससे कौन से बॉन्ड से बॉन्ड करते हैं? ओके. सो द आंसर इज पेप्टाइड बॉन्ड. RNA के हेल्प से पेप्टाइड बॉन्ड से उन्हें हम बॉन्ड करके रखते हैं. और इस प्रोसेस के दौरान राइबोसोम एक जगह से, मतलब mRNA के एक एंड से दूसरे एंड तक मूव होता है बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, और इसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन. गॉट इट? ओके. और ऐसे ही बहुत सारे चेन सामने आते हैं एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाने के लिए. अब ये जो सब चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये क्यों चल रहा है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. अब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाने के लिए ऐसे ही बहुत सारी चेन साथ में आती है और वो मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. दिस प्रोटीन, अब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या कंट्रोल करते हैं? वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी एंड आवर अपीयरेंस टू. अपने बॉडी के अंदर के बहुत से मतलब फंक्शंस और अपना अपीयरेंस कैसा होगा, ये सब ये प्रोटीन्स कंट्रोल करते. ओके. अब यहाँ पे कुछ और है. Living organism can produce new individuals like themselves due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes. Living organism new individual produce करते उनके ही जैसे, किस वजह से? जीन्स के वजह से, जो कि एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र होते. समटाइम्स ये जो जीन्स है जो ट्रांसफ़र हो रहे, इनमें कुछ चेंजेस आते, या फिर समटाइम्स ये विदाउट एनी चेंजेस ट्रांसफ़र हो जाते. अगर विदाउट एनी चेंजेस ट्रांसफ़र हो गए तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स फॉर्म होते, बट ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स एंड ट्रांसमिटेड ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग. अब अगर कुछ चेंजेस नहीं आए उस जीन्स के अंदर और वो वैसे के वैसे ही ट्रांसफ़र हो गए, तो पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स उनके ऑफस्प्रिंग में दिखाई देते हैं. बट however sometimes sudden changes occur in those genes, but सडन चेंजेस कभी कभी इन जीन्स में आ जाते हैं, मतलब ट्रांसमिट होते वक्त वो वहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं. समटाइम एनी न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द जीन्स चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेज अ माइनर चेंज. कुछ एक हाथ न्यूक्लियोटाइड ने अगर अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा माइनर चेंज आ जाता. बट अगर जीन्स में माइनर चेंजेस आ रहा है, बट वो माइनर चेंज नहीं रहता, वो बहुत बड़ा सीरियस चेंज रहता है.
हालांकि रहता है वो माइनर चेंज, बट इसके वजह से अपने अपीयरेंस में, अपने बॉडी फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी हो जाती है। ओके, और इसी को हम कहते हैं म्यूटेशन। यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे मेन सीक्वेंस है, थायमाइन, एडेनाइन, एडेनाइन, साइटोसिन, थायमाइन, गुआसिन, साइटोसिन, एडेनाइन, गुआनाइन, गुआनाइन, थायमाइन, ये मेन सीक्वेंस है। बट यहाँ पे अब ये TGC के जगह पे यहाँ पे GAT आ गया, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, बस ये इसको कहते हैं म्यूटेशन। गॉट इट? सम म्यूटेशन में बी माइनर बट सम में बी कंसिडरेबल। अब कभी कभी म्यूटेशन होते हैं तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा छोटा फ़र्क पड़ता है, बट सम टाइम म्यूटेशन में कॉज सीरियस डैमेज और सीरियस चेंजेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया, आपने नाम सुना होगा, एक जेनेटिक डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया भी ऐसे ही फॉर्म होता है। गॉट इट? ओके, नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए आपके लिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम? अपेंडिक्स का फंक्शन क्या है? आर आवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर चेविंग द फूड? अपने विजडम टीथ फूड चेविंग करने के लिए यूजफुल है क्या? सो इसका आंसर है नहीं, हम बिना विजडम टीथ के भी अपना फूड चेव कर सकते हैं। व्हाई डिड द ह्यूज एनिमल लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट? बहुत बड़े बड़े जो एनिमल्स रहते जैसे कि डायनासोर, वो एक्सटेंड क्यों हो गए, मतलब नहीं जैसे क्यों हो गए, उनकी एकदम पॉपुलेशन जो थी एकदम कम कैसे हो गई? वाई आर मेनी स्पेसीज ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड गेटिंग एक्सटेंस? और सिर्फ डायनासोर ही नहीं, बहुत ज़्यादा जो अलग अलग स्पेसीज हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, वो नहीं के तौर पे क्यों जा रही है? सो इसका आंसर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की वजह से ऐसे कुछ होता है। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। सो यहाँ पे इवोल्यूशन के ऊपर एक छोटी सी थ्योरी दी है, शॉर्ट नोट में आ सकता, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। सो ये सबसे पहला पॉइंट कि इवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअल चेंजेस है, बहुत धीरे धीरे होने वाले चेंजेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में और होते, बट उनको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, मतलब वो लॉन्ग ड्यूरेशन लेते। ओके, दिस इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव। ये बहुत ज़्यादा स्लो होने, मतलब स्लो जाने वाली प्रोसेस है जिसके वजह से हम ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट अचीव करते हैं। ओके, अब यहाँ का नहीं भी लिया चलता आगे। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पेसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। फॉर्मेशन जो होती है न्यू स्पेसीज की ड्यू टू स्पेसिफिक चेंजेस सेवरल जनरेशन के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कभी कभी स्पेसिफिक चेंजेस आ जाते हैं और जिसके वजह से मतलब अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं नेचुरल सिलेक्शन के रिस्पॉन्स में, उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे है कुछ इवोल्यूशन के 3 पॉइंट्स दिए हुए। ओके, गॉट इट? बस इतना ही कुछ था इवोल्यूशन के बारे में, कि याद इतना ही रखना है कि इवोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो गोइंग प्रोसेस है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं, और इवोल्यूशन जो है वो एक ग्रेजुअल चेंज है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑकर होती, बट इसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। ओके, अब यहाँ पे कुछ दिया है हमको। 3.5 बिलियन ईयर अगो लाइफ हैड बीन नॉन existent on the earth. At the beginning, there may have been only simple elements in the ocean on the earth, and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those. 3.5 बिलियन ईयर अगो, मतलब 3.5 बिलियन ईयर अगो लाइफ का एग्जिस्टेंस शायद ही नहीं होगा अर्थ पे। और बिगिनिंग मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में, अब जैसे लाइफ आई तो कुछ तो आया होगा स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में ऐसे हो सकता है,
मतलब साइंस को भी पता नहीं है रियल में क्या है, बट ऐसे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल एलिमेंट्स अपने अर्थ के ऊपर ओशियंस में फॉर्म हुए हों और उसी वजह से सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए हों उन्हीं की वजह से, और उस सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म हुए हों जैसे कि प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। मतलब उनको भी टाइम लगा होगा, लॉन्ग पीरियड से। ओके, First, primitive type of cells may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compounds. सबसे पहले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मिक्सचर हुआ था उससे हो सकता है शायद कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल फॉर्म हुए हों। नंबर ऑफ देयर उन सेल्स की नंबर इंक्रीज होती गई हों। ओके, देयर मे हैव सम डिफरेंस among those cells, and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust the surrounding. अब हो सकता है कि वो जो सेल्स वहाँ पे फॉर्म हुई हों वो नेचुरल सिलेक्शन की अब थ्योरी है, हम आगे पढ़ेंगे ही, उसके मुताबिक आगे किसी ने ग्रोथ करी हो और कोई वहीं पे मतलब उन्होंने कुछ डेवलपमेंट अचीव नहीं की हो और वहीं के ऊपर उनका मतलब वो पेरिश हो गए, हो सकता है ऐसे। साइंस भी मतलब क्लियर नहीं है इन बातों से। एट प्रेजेंट करोड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विथ ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। मतलब अभी प्रेजेंट में अपने को पास्ट का तो कुछ पता नहीं है, बट प्रेजेंट में बहुत करोड़ है प्लांट्स और एनिमल्स के, करोड़ स्पीसीज है हमारे जो कि अपने अर्थ में अपने साथ रह रहे हैं। एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम द यूनिसेलुलर अमीबा एंड पेरिमेशियम टू द मैन एंड जायंट व्हेल। ओके, एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वो कहाँ से है, यूनिसेलुलर अमीबा एंड पेरिमेशियम से लेके तो मल्टी सेलुलर एंड जायंट मैन एंड जायंट व्हेल। ओके, द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पेसीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर कोलेरा टू ह्यूज बनियान ट्री। और प्लांट डाइवर्सिटी भी ऐसी है जो कि यूनिसेलुलर कोलेरा से लेके तो एक ह्यूज बनियान ट्री तक है। लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल। अब लाइफ का एग्जिस्टेंस कैसे है अपने अर्थ के ऊपर, इक्वेटर से लेके तो दोनों भी पोल तक लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एट द ऑल प्लेसेस लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक एट्सेट्रा। ऑर्गेनिज्म हर एक जगह पे प्रेजेंट है, जैसे कि एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, रॉक्स हो एट्सेट्रा। ह्यूमन हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब हम ह्यूमन हम इसके बदल तो क्यूरियस रहती है कि ऑर्गेनिज्म फॉर्म कैसे हुए, इतनी सारी ग्रेट डाइवर्सिटी कैसे आई। ओके, हम इसके ऊपर कितने सालों से अभी तक रिसर्च करते आ रहे हैं और कुछ रिसर्च हमें बताते हैं अलग अलग बातें जो हम कभी बिलीव भी नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो कि है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की कुछ थ्योरी है। अब इसमें आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आ सकता है, सो आपको ये पूरी थ्योरी समझनी होगी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज़ बीन फॉर्म इन द ओशियन। इस थ्योरी के मुताबिक सबसे पहला लिविंग मटेरियल जो था वो था एक प्रोटोप्लाज्म, वो ओशियन के अंदर फॉर्म हुआ एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म। उस प्रोटोप्लाज्म से लेके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे वो फॉर्म हुए और उसके अंदर कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आ गए जिसके वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कुछ लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए। ठीक है, और ये जो चेंजेस थे ये बहुत ज़्यादा स्लो थे, बहुत ज़्यादा स्लो और बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल थे। इनको कम से कम 300 करोड़ ईयर लगे इन चेंजेस को होने के लिए। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने के लिए 300 करोड़ साल लगे, हो सकता है शायद। Changes and development in living organism have been all round and multidimensional and this led to evolution of different types of organism. ये चेंजेस था लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में का, ये बहुत ज़्यादा ऑल राउंड और मल्टी डायमेंशनल था और इन्होंने इवोल्यूशन को लीड किया बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए। और ये जो ओवरऑल प्रोसेस है पूरी की पूरी प्रोसेस, इसी को हम कहते हैं इवोल्यूशन। सो आपको इतना याद रखना है। ओके, आगे कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इतना बताया कि सबसे पहले एक प्रोटोप्लाज्म था, टाइम हुआ कुछ और
कोर्स ऑफ टाइम के अंदर प्रोटोप्लाज्म में कुछ चेंजेस आए और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। अब बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने के बाद में फिर उनमें कुछ चेंजेस आए जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल स्लो थे, उनको 300 करोड़ साल लगे बनने के लिए, और उसी से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए, और इसी को हम कहते हैं क्या, इवोल्यूशन। ओके, नाउ अब इवोल्यूशन है तो हमारे पास कुछ, जैसे अब एखादे हम किसी गुनहगार को पकड़ते हैं, सो द पुलिस वगैरह इनको क्या चाहिए रहता, सबूत। अब ये भी सबूत पे काम करते हैं, तो हम सबूत क्यों नहीं पाएंगे, तो हमारे पास भी सबूत होने चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ इवोल्यूशन हुए थे। सो यहाँ पे कुछ एविडेंसेस है, मतलब सबूत है इवोल्यूशन के, जब हम पढ़ने जा रहे जो इवोल्यूशन, हाँ इवोल्यूशन अपना हुआ था कि हम पहले ऐसे थे, हम इससे ऐसे फॉर्म हुए, इससे ऐसे फॉर्म हुए, ये बताने वाले कुछ प्रूफ्स है। ओके, सो सबसे पहला प्रूफ है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब हमारे फेस वगैरह पे जो, मतलब हमारे माउथ के स्ट्रक्चर पे, आइज़ के पोजीशन पे, नोस्ट्रल के स्ट्रक्चर पे, और बॉडी हेयर्स जो है उसके ऊपर जो सिमिलरिटीज़ दिखती है, उसके ऊपर हम जो बता सकते हैं, जो कि प्रूफ दे सकते हैं, वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ओके, सो various similarities like structure of mouth, position of eyes, structure of nostrils and ear pinna, and thickly distributed hairs on body are seen in animals, whereas similarities characters like lip shape, lip venation, lip petiole, etc. occurs in case of plants. This indicates that there are some similarities in those groups, and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestor. Question आ सकता, how morphological evidence supports the theory of evolution of life? How morphological evidence supports the theory of evolution of life? Okay, I repeat my question. How morphological evidence supports the theory of evolution? ओके, सो यहाँ पे यही पे इसका आंसर दिया वाला है। वेरियस सिमिलरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रल्स एंड ईयर पिन्ना एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन बॉडी आर सीन इन एनिमल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, ओके, इन तीनों में जो माउथ का स्ट्रक्चर है उसमें सिमिलरिटीज़ दिख रही है हमको, जो पोजीशन है आईज़ की उसमें भी थोड़ी बहुत हमें सिमिलरिटीज़ दिख रही है, जो नॉस्ट्रल्स है उनकी उसमें भी हमको सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही है। ओके, उनके जो ईयर पिन्नास है, देखो तीनों के जो कान हैं उसमें भी हमको सिमिलरिटीज़ दिख रही है, उनके तीनों पे जो थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी हेयर्स है उनमें भी हमें सिमिलरिटीज़ दिख रही है ना। मतलब एनिमल्स में तो सिमिलरिटीज़ हमें दिख रही है तीनों में, हालांकि तीनों भी अलग है। ये डॉग है शायद, और ये कुछ शीप दिख रही है मेरे को, एंड ये एक फॉक्स है। और वहीं अगर हम देखें तो सिमिलरिटीज़ इन कैरेक्टर्स लाइक लिप शेप, लिप वेनिएशन, लिप पेटियोल एटसेट्रा ऑकर्स इन केस ऑफ प्लांट्स। अब अगर हम ये तीनों प्लांट्स देखें, ये तीनों प्लांट्स देखो अलग अलग ही है, बट अगर हमें अगर ये तीनों देखें अच्छे से तो इन तीनों के जो लिप्स है वो हमें थोड़े बहुत सेम नज़र आ रहे, तीनों में कुछ सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही है तीनों के लिप्स में। ओके, एंड लिप का जो वेनिएशन है उनमें भी सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही है, एंड लिप के जो पेटियोल्स है उनमें भी सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही है ना। सो ये जो सिमिलरिटीज़ है प्लांट्स के और एनिमल्स के ग्रुप की, ये हमें बताती हैं कि इनका शायद ही एक ओरिजिन होगा, सेम ओरिजिन होगा, और इनके शायद ही कॉमन एंसेस्टर होंगे, मतलब प्लांट्स का भी कोई कॉमन एंसेस्टर होगा एंड एनिमल्स का भी कोई कॉमन एंसेस्टर होगा। सो जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, हाउ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, द आंसर इज, सबसे पहला पॉइंट, वेरियस सिमिलरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रल्स एंड ईयर पिन्ना आर thickly distributed hairs on body are seen in groups of animal. Okay, second point,
Various similarities like in the characters like lip shape, lip venation, lip petiole, etc. occurs in case of plants. Third point, this similarity indicates that they have same ancestors, they have they have same origin, and thus they must have a common ancestor. ओके क्लियर? इतना समझ आ गया होगा आपको? ओके आगे चलते हैं. अब यहाँ पे है एनाटॉमिकल एविडेंस. एनाटॉमिकल एविडेंस मीन्स अपने बोन या फिर बोन स्ट्रक्चर में जो सिमिलरिटी हमको दिखती है उसी से हम जो प्रूफ कर सकते हैं वो है एनाटॉमिकल एविडेंस. ओके, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, फोर लेग्स ऑफ ऑक्स, फ्लिपर्स ऑफ वेल एंड पैंटाजियम ऑफ बैट. अब हमें यहाँ पे 1.5 में कुछ पिक्चर्स दिए हैं ह्यूमन हैंड का, फोर लेग ऑफ ऑक्स, पैंटाजियम ऑफ बैट एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल. अगर हम चारों को अच्छे से निरखें तो हमें इसके अंदर कुछ ऐसी सिमिलरिटी नज़र नहीं आएंगी. मेरे को तो नहीं आ रही, हाँ आपको भी नहीं आएंगी. सिमिलरली यूज़ ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल. अब ये जो चारों भी हमें जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनका यूज़ भी इन सब एनिमल्स के अंदर डिफरेंट है. सपोज़ ह्यूमन हैंड, अब हम अपना हैंड चलने के लिए यूज़ नहीं करते, जबकि जो ऑक्स है वो अपना फोर लेग चलने के लिए यूज़ करता है. ओके, पैंटाजियम ऑफ बैट, वो उसका भी पैंटाजियम अलग कुछ फंक्शन के लिए यूज़ करता होगा, एंड रिस्पेक्टिवली वेल भी. However, there is similarity in structure of bones and joints in organs of each of those organs. But यहाँ पे सिमिलरिटी कहाँ पे दिखती है? तो हमें सिमिलरिटी दिखती है बोन्स के स्ट्रक्चर में, ना कि ऑर्गन में, बट हमें बोन्स के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी दिखती है और जॉइंट्स के, बोनी जॉइंट्स जो हैं वहाँ पे हमें सिमिलरिटी दिखती है. और इसी सिमिलरिटी से हम प्रूव कर सकते हैं कि इनका एक कॉमन एंसेस्टर था. ओके, यहाँ पे भी एक आपको आ सकता है क्वेश्चन, हाउ एनाटॉमिकल एविडेंस सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. आई रिपीट माई क्वेश्चन, हाउ एनाटॉमिकल एविडेंस सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. सो द आंसर इज anatomical evidence add the similarity in the structure of bones and bony joints of the organism. First point, anatomical evidence add the similarity in the bones and bony joints of the organism. Second, human hand, four leg of ox, flippers of whales and patagium of bat are different morphologically. I repeat second point, human hand, four leg of ox, flippers of whale and patagium of bat are different morphologically. Third, use of each of this structure is different in different animals. Third point, use of each of the structure is different in different animal. Okay. Fourth, but there is similarity in structure of bones and bony joints in the organs of this organism. And last point, this similarity indicates that those animals have common ancestor. Clear? Okay. Okay. Now ये है अपना थर्ड एविडेंस, वेस्टिजियल ऑर्गन. अपने बॉडी में मैं आपको सबसे पहले पूछना चाहूँगी, आपको आपके ईयर पिनना का कोई यूज़ है? नहीं ना. सो जो ईयर पिना है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. सॉरी, हाँ, ईयर पिना जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. ओके, सो हम वही पढ़ने वाले. Degenerated or underdeveloped useless organ of organism are called as vestigial organ. Some organs degenerated रहते हैं, मतलब वो जनरेट नहीं हो पाते क्योंकि हम उसे यूज़ नहीं करते. बहुत सालों से हम अगर किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं तो वो डीजनरेट हो जाती है. ओके, और या फिर डेवलप नहीं होती. और ऐसे जो यूजलेस ऑर्गन रहते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी को हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन. पूछ सकते हैं आपको व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन. सो degenerated or underdeveloped useless organs of organism are called as vestigial organ. Clear? In living organisms, sudden development of new tissue or organ or living in changing environment is not possible.
इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस। जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं ग्रेजुअल चेंजेस होते रहते हैं। मोस्टली स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज़ यूजफुल अंडर सर्टेन कंडीशन। और स्पेसिफिक ही स्ट्रक्चर रहते हैं अपने बॉडी के जो हमें यूज़फुल रहते हैं। लाइक जो विजडम टीथ है वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है क्योंकि हमें उसका यूज़ नहीं होता। आगे हमको दी गए ओके। हाउएवर सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन में बिकम यूजलेस और इवन हार्मफुल। कभी कभी वो हमारे लिए हार्मफुल भी प्रूव हो सकते हैं। सच स्ट्रक्चर बिगिंस टू डिजनरेट अंडर सच सिचुएशन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। It takes thousands of years for a structure to disappear. Such organs are seen in different phases of disappearance in different animals. Such organs do non-functional in certain organisms. It may be functional in other organisms. That is, it is not vestigial in other organisms. अब ऐसे नहीं है कि हमारे पास जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारे बॉडी में जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो दूसरे कोई एनिमल्स के लिए भी वेस्टिजियल हो, ऐसा नहीं रहता। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमारे लिए वेस्टिजियल हो वो दूसरों के लिए यूज़फुल हो, नॉन वेस्टिजियल हो, वही हमें पढ़ना है अब। ओके, जैसे कि अपेंडिक्स। आपको पता है हमारे पेट में ये यहाँ पे दिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में है अपेंडिक्स। जैसे कि अपेंडिक्स जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है। आपने सुना होगा बहुत लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते, वो अपेंडिक्स को डॉक्टर जो रहते हैं वो अपेंडिक्स को हमारे बॉडी से पूरी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम जब पहले थे, जैसे कि हम पहले कहा जाता है कि हम पहले जंगल में रहते थे, तब हम खाने के लिए इतनी कुछ नहीं थी तो हम तब घास फूस खाते थे, तो उस घास फूस को डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स का यूज़ होता था। बट नाउ वी डोंट टेस्ट एनी ग्रास, हम अब ग्रास नहीं खाते। और वैसे कुछ खाते भी नहीं, लीफी वेजिटेबल्स भी ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो अपेंडिक्स का कुछ काम नहीं आता और इसीलिए अपेंडिक्स अपने ह्यूमन के लिए यूज़फुल नहीं है। बट वही जो घास चरते हैं उनके लिए वो यूज़फुल है, जैसे कि काउज, बफेलोज, इनके लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना, अपने ईयर पिना में जो मसल्स रहते हैं वो हमें कुछ भी यूज़ नहीं है उसका, बट मंकीज़ उनको उनके ईयर्स की मूवमेंट के लिए ईयर पिना के मसल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स है जैसे कि टेल बोन, जिसे कुकिक्स कहते हैं, विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर्स, ये अपने बॉडी में, ह्यूमन बीइंग के बॉडी में प्रेजेंट है। ओके, सो आज के लेक्चर्स में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।